जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों से मिलवाने आया हूँ राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो कि बहुत बड़े पूरे देश के राजनीति पे जिनकी बहुत ही अच्छा पकड़ है। जिनका नाम है प्रेम कुमार, जो कि एक जर्नलिस्ट का भी कोर्स कर रखे हैं। लेकिन जर्नलिस्ट का कोर्स करने के बाद ये कोई भी पत्रकारिता ना करके राजनीति की तरफ झुकाव इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया और राजनीति के ऊपर एनालिसिस करना शुरू कर दिए। अब हम इनसे जानेंगे क्या है भारत का अभी लोकसभा चुनाव का पूरा राजनीतिकरण। भागलपुर जिले से आते हैं, जो कि कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे जो इनसे हम कटु क्वेश्चन होंगे, जो इनके अगेंस्ट भी हो सकता है और जो इनके पक्ष में भी हो सकते हैं। तो इनसे अब देखते हैं कैसा जवाब देते हैं ये। अच्छा, एक बात बताइए प्रेम जी, महाराष्ट्र के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे जो है ताल ठोक रहा है कि हमारी जीत निश्चित है महाराष्ट्र में। क्या मोदी का कैंपेन वहाँ काम लाएगा या नहीं लाएगा? देखिए, उद्धव ठाकरे की जहाँ तक की बात है, उनके पिताजी के द्वारा जो बाल ठाकरे थे, उनके द्वारा एक हिंदुत्व विचारधारा को बहुत ही एग्रेसिव रूप से प्रेजेंट किया जाता था, मतलब महाराष्ट्र में, जो लोगों को काफी हद तक बहुत ही पसंद होता था। और बाल ठाकरे का एक अलग पहचान था हिंदुत्व के आधार पर, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या देश में हिंदू हित की बात हो, तो बाल ठाकरे एकदम मतलब क्लियर रूप से अपनी बात को खुले मंच पे रखा मतलब हिंदू हृदय सम्राट थे वो। यही कारण है कि उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। और जैसे जैसे कालांतर में बाल ठाकरे का स्टेटमेंट भी देख लीजिए, तो वो बोल रहे थे कि मैं अपने आप को खत्म करना चाहूंगा लेकिन कांग्रेस में कभी नहीं मिलूंगा, मेरे से ये नहीं हो सकता। लेकिन कालांतर में शिवसेना में सरकार में अपना मुख्यमंत्री देने का चाह बढ़ा, जिस कारण से उसने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई और मुख्यमंत्री खुद अपने आप को बना लिया, रिप्रेजेंट किया। लेकिन यह उनके राजनीतिक करियर पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग चुका है। ये जैसे वो उनके रीजन में सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु हुआ और दिशा कल्याण का मृत्यु हुआ। जी। तो इनका देखिए, शिवसेना जैसे ही इनके साथ गठबंधन में आई तो इनका आइडियोलॉजी जो है वो कांग्रेस से मेल खाने लगी। कांग्रेस जो चाहती थी इससे करवाती थी। सिर्फ फेस उद्धव ठाकरे का था, लेकिन जो कांग्रेस करना चाह रही थी, देश में एक तुष्टीकरण का राजनीति या तुष्टीकरण का बढ़ावा देना, महाराष्ट्र में एक अलग माहौल क्रिएट करना हिंदुत्व के खिलाफ, ये सारी बातें शिवसेना कांग्रेस के बल पर करती थी, जिस कारण से इसका छवि भी महाराष्ट्र में काफी हद तक धूमिल हुई। हिंदुत्व का जो एक प्रखर वर्चस्व रखने वाले उद्धव ठाकरे, उनका वोट बैंक धीरे धीरे पलायन होते होते बीजेपी की ओर, कुछ एनसीपी दो भाग में बट गई, उसके बाद शिवसेना दो भाग में बट गई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे अपना बाल ठाकरे के हिंदुत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितना भी वोट बैंक था वो एकनाथ शिंदे की ओर मूव कर रही है और बीजेपी इसमें काफी हद तक सेंधमारी कर चुकी है। अच्छा, मतलब मोदी जो इतना कैंपेन कर रहा है, क्या मोदी का महाराष्ट्र में पूरे के पूरे सीट आएगा या 2-3 सीट शरद पवार ले जाएगी? देखिए, बिल्कुल मोदी के कैंपेन का तो असर पूरे देश में हो रहा है। वो जहां भी जाते हैं तो एक जिताऊ फैक्टर की तरह कार्य करते हैं, सो उनका असर तो रहेगा। लेकिन जहां तक है एनसीपी का भी कुछ हद तक उनका भी क्षेत्र है जहां पे उनका पकड़ अच्छा है, तो मिली जुली सीट आएगी, लेकिन मोदी का असर रहेगा, काफी हद तक अच्छा रहेगा असर। और जो शरद पवार से टूट के जो पवार का उनका भतीजा अजीत पवार जो इनमें मोदी जी में बीजेपी में मिल गए हैं, क्या इन सब के पीछे फडणवीस का हाथ लग रहा है आपको? नहीं, ये तो, पार्टी तोड़ने में। ये देखिए, कहीं भी चले जाइए, बिहार चले जाइए या बंगाल चले जाइए या यूपी चले जाइए, कहीं भी तो एक परिवार की राजनीति, बहुत परिवारवाद की राजनीति काफी मायने रखने लगी है और देश अभी इस चीज से उगने लगी है। लोग समझने लगा कि परिवार में उसका पुत्र ही मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसका पुत्र ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस परंपरा को अजीत पवार भी इस चीज को समझ रहे थे कि मेरी कोई जगह अब इस पार्टी में नहीं होने वाली है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अजीत पवार को ऐसा लगने लगा था कि शरद पवार जो है अपने बेटी को अगला मुख्यमंत्री के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, ये एकदम 100% सही है। कहीं भी देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, लालू यादव जहाँ पे है वो अपने बेटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे
काफी अच्छे अच्छे नेता हैं यादव समाज में, पप्पू यादव हैं, रामकृपाल यादव थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे नेता थे जो बिहार को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन लालू यादव ने मतलब अपने बेटे तेजस्वी को ही आगे बढ़ाया। सेम वही है महाराष्ट्र में भी बात। अच्छा, अगर हम आप बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं बिहार के बारे में आना चाहता हूँ। बिहार में चिराग पासवान का क्या भविष्य आपको लग रहा है? देखिए, चिराग पासवान बेहद ही प्रभावशाली नेता है। अगर रामविलास पासवान का विरासत कहा जाए तो चिराग पासवान भी है, और उनका अगर स्टेटमेंट वगैरह सुनिए या भाषण वगैरह सुनिए तो वो समाज को बांटने की बात नहीं करते, वो समाज को एकत्रित करके और अपने बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन चल रहा है वो भी काफी प्रभावित कर रहा है वहाँ के आदमी। तो बिहार में जितना सीट है लोकसभा का, क्या पूरे के पूरे सीट मोदी जी ले जाएंगे या एनडीए गठबंधन ले जाएगा? देखिए, जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में 40 सीट में 39 सीट एनडीए के पास आई थी। एक सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है किशनगंज, जहाँ पे लगभग 70% मुस्लिम है, वहां से कांग्रेस के एक कोई नेता है वो जीत गए थे। तो 40 में 39 सीट पिछले बार आई थी, लेकिन नीतीश कुमार का क्रेडिबिलिटी थोड़ा कमजोर हुआ है। वो जो बार बार इधर से उधर पलटी मार देते मतलब हैं। नीतीश कुमार जो हर बार कभी तेजस्वी की तरफ कभी मोदी जी की तरफ मिलते जा रहे हैं, इस कारण से उनका कद जी डाउन जी हुआ जी है। उनका कद डाउन हुआ है, और वोटर में भी एक निगेटिव असर गया है कि इसका कोई गारंटी नहीं है कब किधर चला जाए। तो इस कारण से, और बीच में जो तेजस्वी के साथ सरकार बनाया गया, तो जनता में ये भी भ्रम है कि तेजस्वी 2.5 लाख जो टीचर का वैकेंसी वगैरह आया है, तो जनता में भ्रम भी है कि जबकि ये मुख्यमंत्री का देन होता है, नीतीश कुमार के आदेश पे ही ये वैकेंसी वगैरह आई होगी, लेकिन इसमें क्रेडिट लेने का बोर्ड लगा हुआ है जो तेजस्वी लेने में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं। इस कारण से हो सकता है 1 या 2 सीट का और एनडीए को नुकसान हो। बिहार में लेकिन मतलब आपका कहने का मतलब है पिछले बार से 1 या 2 सीट का नुकसान हो सकता है, लेकिन 40 में से 38 या 37 जी जी ये तो श्योर है, ये तो मोदी जी का असर है। लोग वोटिंग भी कर रहे हैं, अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखिएगा तो लोग वोटिंग भी कर रहे हैं मोदी जी के नाम पे, ना ही वो कैंडिडेट को देख रहे हैं, ना ही किस पार्टी से गठबंधन ये देख रहे हैं, वो सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, चाहे वो जदयू हो या कोई भी हो, मोदी जी के नाम पे उनको वोट मिल रहा है। अभी नया एक मीडिया में दिखाया जा रहा है कि केजरीवाल जो है बार बार आरोप लगा रहा है मोदी जी पे कि जैसे ही सरकार बनेगी मोदी जी की 2 महीने के अंदर योगी जी को वहां के मुख्यमंत्री से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसको आप किस रूप से लेते हैं? देखिए, ये तो अपने अपने पार्टी का पॉलिटिक्स है। केजरीवाल जी अपने आधार को खोते जा रहे हैं। उनका जो दिल्ली में एक पकड़ था, इनक्रेडिबिलिटी थी, वो शराब घोटाले के कारण उनके 5 चार मंत्री, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं न्यूज में, संजय सिंह जी, हुआ, संजय सिंह हुआ, फिर जाके जैन हुआ, केजरीवाल खुद हो गए, और उसके मनीष सिसोदिया अब तक बेल उनको नहीं मिला है। ये सारे जो है ना, ये कद्दावर नेता जितने बड़े बड़े नेता थे, सारे के सारे घोटाले में फंस चुके हैं, और इससे इनके आधार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। दिल्ली में बहुत सारा इसका वोट बैंक सिर्फ, और उसमें भी बीच में आ गया वो शीश महल वाला मुद्दा केजरीवाल का। जी उसमें भी अभी वो ताजा है, हाल फिलहाल में उस पे भी बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं पार्टी वगैरह का। तो इस कारण से केजरीवाल का भी आधार धीरे धीरे होता जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि अपना आधार बनाए रखने के लिए मीडिया में एक, क्या बोलते हैं, हेडलाइन बनने के लिए वो ऐसा बयान कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मीडिया में रहने के लिए वो कोई बयान देते रहते हैं। अच्छा, क्या सिसोदिया को बिल मिल सकता है, क्योंकि इलेक्शन के नाम पे केजरीवाल ने बिल ले लिया? जैसे ईडी के द्वारा या जैसे भी सरकारी महकमे के द्वारा चार्जशीट वगैरह तैयार किया गया है, उसके आधार पे तो सिसोदिया को इतने दिन से बेल नहीं मिला। तो आगे तो खैर अपील किया गया है, देखिए उस पर क्या होता है। सरकारी न्यायपालिका अपने आधार पर कार्य करेगी, न्यायपालिका तो स्वतंत्र है भारत में, वो अपने आधार पे करेगी। और इनके मंत्री का भी बीच में एक आया था कि मतलब जेल के अंदर मसाज करा रहे थे और उनका वीडियो बीजेपी ने इल्जाम लगाया, बीजेपी ने वायरल कर दिया। देखिए, वायरल जो भी हो, लेकिन ये तो सत्यता है ना कि वो मसाज करवा रहे थे। तो इससे तो सरकार पे गलत छवि पेश होती है ना सरकार की। अच्छा जी, तो इससे केजरीवाल को नुकसान ही है। 400 पार इस बार बीजेपी एनडीए गठबंधन कर पाएगा? देखिए, मोदी जी का 400 पार का विजन एक प्रकार से तो देश हित में ही,
वो चाह रहे कि हमारे हाथ में ऐसा पावर आए कि हम अपने अनुसार देश में जो गलत सारे कानून जैसे वक्फ बोर्ड वगैरह ये सब इस सब की जरूरत नहीं थी हमारे देश में। इस सब को खत्म का होना चाहिए। तो हो सकता है अगर 400 पार मोदी जी का आ जाता है तो कुछ ऐसा फैसला लिया जाए जो कि ऐतिहासिक हो, तो मोदी जी उस हिसाब से अपना विजन और कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका वक्फ बोर्ड का तो पूरे मुस्लिम लोग जैसे अवैसी हैं, ये लोग तो विरोध कर रहे हैं। विरोध होने से देश को क्षति नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो पावर दिया गया है, जो भी कांग्रेस के सरकार में ऐसा कानून बनाया गया वक्फ बोर्ड में, जैसे कि देखिए एक तमिलनाडु क्षेत्र में ही एक गांव था, वक्फ बोर्ड बोला कि ये पूरा गांव का जमीन मेरा। अब वो पूरा गांव वाला कुछ नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड का अलग कोर्ट है, अलग कानून है उसका अलग न्याय देने का प्रक्रिया। कांग्रेस के टाइम पे दिया गया था जी, ये सारा पावर कांग्रेस के टाइम में दिया गया था, जो कि देश हित में बिल्कुल ही नहीं था। और आम जनसाधारण, जो आम जनता है, वो इसके बारे में धीरे धीरे जागरूक हो रही है कि नहीं, कांग्रेस जो बैक में की है उसका सजा उसको मिलना चाहिए। एक नैरेटिव ये भी फैल रहा है कि कांग्रेस देश में एक समानांतर सरकार चला रही थी, अल्पसंख्यकों के लिए, तुष्टीकरण के लिए, जो भी हो, वोट बैंक के लिए। इस कारण से ये भी नेगेटिव। मतलब आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे देश में एनडीए जो है गठबंधन वो 400 पार कर लेगी। मतलब प्रेम कुमार के हिसाब से अगर देखा जाए तो 400 प्लस जाएगा एनडीए गठबंधन का सीट। इनके हिसाब से बिहार में भी और यूपी में भी और महाराष्ट्र में भी सीट जो है अच्छा गेन करेगी। अच्छा, ये अन्नामलाई तमिलनाडु में नया आया हुआ है, जबकि दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई भी जनाधार नहीं है, लेकिन जब से अन्नामलाई आया हुआ है तब से बीजेपी का अच्छा जनाधार वहां पे हो गया। इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, अन्नामलाई बेहद रूप से प्रभावशाली ढंग से उभर रही। वो उनका देखिए बैक का देखिए, उनका वो एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और आईपीएस से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी में भी उनको काफी तवज्जो दिया गया। उनके प्रभाव के अनुसार उनको तवज्जो दिया गया और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया और उन्होंने अपना आधार और बढ़ाने के लिए देश में तरह तरह का पद यात्रा की और जिससे वहां के जनता में एक जयललिता जो थी, उसकी मृत्यु के बाद एआईडीएमके की जो वोट बैंक था वो सारे शिफ्ट अन्नामलाई बीजेपी की ओर करना चाह रहे, जिससे कि डीएमके को हराया जा सके। तमिलनाडु को हरा भरा करने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे आपके घर के चारों तरफ देख रहा हूँ मैं, बगीचा, आम के पेड़ लगे हुए हैं और गर्मी भी काफी कम है, हवा चल रहा है इस वातावरण के कारण। जी, पेड़ पौधे तो खैर वातावरण को ठंडा रखते ही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में ये सब तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने में तो पेड़ पौधों का बहुत बड़ा हाथ है और मैं इस बात को बखूबी से जानता हूँ। इस कारण से थोड़ा पेड़ पौधे वगैरह आसपास लगाया करते हैं। अच्छा, राजस्थान का क्या आपको लगता है कि राजस्थान में भजन लाल सरकार बना है, बीजेपी का भी अभी मुख्यमंत्री बना है, क्या वो मोदी को पूर्ण बहुमत से लोकसभा में सीट दिला पाएगा? देखिए, पिछले जो लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें तो क्लीन स्वीप की थी बीजेपी वहां पे। चूंकि गुजरात से सटा राज्य होने के एक कारण एक मोदी का बहुत बड़ा असर है उसको और प्रेजेंट में वहां पे बीजेपी की सरकार भी है, तो मुझे लगता है कि वहां पे इस बार भी क्लीन स्वीप बीजेपी कर जाएगी, कांग्रेस 0 पे वहां पे आउट होगी। अच्छा, ये ऐसा लोकसभा तो ठीक है, जैसे कुछ सांसद थे उसको फिर से विधायक बना के चुनाव लड़ाया मोदी जी ने, ऐसा क्यों किया? देखिए, उनके अनुसार था कि अगर सरकार बन जाती है तो एक प्रभावशाली नेता मतलब राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर या मंत्री के तौर पर दिया जाए। लेकिन आप देखे होंगे कि बहुत सारे सांसद भी इसमें हार चुके, तो इससे उनके क्रेडिबिलिटी के बारे में बीजेपी अपने आधार पर जानकारी प्राप्त कर सकी कि इनका क्रेडिबिलिटी क्या है अपने आप, ये मोदी के नाम पे जीतते हैं या अपने नाम पे जीतते हैं। कैंडिडेट तो अपने क्षेत्र में अपने नाम से वोट लेना चाहिए, उनको तो अपने नाम पे आना चाहिए, लेकिन मोदी के नाम पे ही जीत के आप एक अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। तो इससे तो बीजेपी को ये भी जानकारी मिली कि बहुत सारे नेता हवाई भी हैं,
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, प्रेम जी ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ सांसदों को इसलिए लड़ाया गया विधायक में कि कुछ जगह ऐसा था जहां कि उनके विधायक बीजेपी के नहीं जीत रहे थे, लेकिन सांसद वहां से जीत जाते थे, तो उनको विधायक का सीट चुनाव जीतने के लिए, अपनी सरकार को बहुमत से बनाने के लिए सांसद को भी बीजेपी विधायक से चुनाव लड़ाना पड़ गया। ये अच्छा, कश्मीर में 370 धारा हटा, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण भी बीजेपी ने करा दिया, तो इससे कितना वोटिंग मिल सकता है बीजेपी को, कितना फायदा हो देखिए सकता है? 370 और क्या बोलते हैं राम मंदिर, ये सारे मुद्दे जो थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर थे एक प्रकार से कहे जाते हैं बीजेपी या आरएसएस वगैरह के, उनका उनका मृत्यु भी कश्मीर में हुआ, इसी मुद्दा पे हुआ है उनका मृत्यु भी जेल में रहस्यमयी। मुखर्जी जो आरएसएस जी 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 रहस्यमयी तरीका से कश्मीर जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बीजेपी और आरएसएस का तो ये पहले से ही था कि नहीं 370 राम मंदिर, यूसीसी, ये सब मैं हटाऊंगा, लेकिन बीजेपी को कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली। इस बार मिली तो मोदी जी ने अपना दिखाया, उनके घोषणा पत्र के अनुसार जो था उसको करने की कोशिश की और बखूबी उन्होंने निभाया और करके भी दिखाया, जिससे पूरे देश में एक माहौल बना है बीजेपी नहीं मोदी है तो मुमकिन है। ये बहुत सा हम घूमते रहते हैं और पब्लिक से मिलते रहते हैं, तो पब्लिक के बीच ये नैरेटिव फैला हुआ है कि मोदी है तो संभव है कुछ भी। मतलब आजकल जो चल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, विपक्ष इसको जुमला बोलता है, लेकिन मोदी जी है जो इनको गारंटी। देखिए पार्टी तो विरोध करेगी नहीं, वो तो जुमलाबाजी बोल, लेकिन ग्राउंड स्तर पे पार्टी अगर जाती होगी या अपने स्तर पे सर्वे कराती होगी तो उसे भी लगता होगा कि नहीं मोदी से लोग प्रभावित हैं, मोदी से लोग प्रभावित हैं। और 400 पार का नारा कोई गलत नहीं दिया गया है, हो सकता है कुछ 5-10 आगे पीछे रह सकता है, लेकिन मोदी जी इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, मतलब 400 पार निश्चित है इस बार, हो सकता है। मतलब 370 धारा और राम भगवान का जो मंदिर का निर्माण है उससे इनको बहुत ज्यादा जनता का मतलब सराहना मिलेगा, जी प्यार भी मिला, वोट बैंक भी बनेगा। जी ऐसे भी आप देखते होंगे जब भी रोड शो मोदी जी का होता है तो कितना भावुक होके जनता लोग उनकी आरती उतारते हैं, फोटो दिखाते हैं, तरह तरह का प्रयास करते हैं ताकि मोदी जी को प्यार मिले। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, एक चीज लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ प्रेम जी से। अभी स्वाति मालीवाल का केस चल रहा है दिल्ली में, जो केजरीवाल के एक नेता हैं, जिनका केजरीवाल का सचिव के ऊपर इल्जाम लगाई है कि उन्होंने मारपीट किया है उनके साथ, तो क्या सच्चाई आपको लग रहा है, क्या है? देखिए ये सच्चाई तो वहाँ पे 3 लोग ही प्रेजेंट थे, स्वाति मालीवाल, केजरीवाल और वो जिन पे इल्जाम लगा हुआ। अच्छा, तो नहीं, उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कुछ बॉडीगार्ड वगैरह भी थे वहाँ। जी लेकिन उनका तो आधार नहीं माना जा सकता इसमें, लेकिन स्वाति मालीवाल पहले से भी क्या बोलते हैं उसको, पहले से भी वो फादर का अपने पिता के ऊपर इल्जाम लगा चुकी है जी, कंट्रोवर्सी में वो रह चुकी हैं और बार-बार वो मीडिया में रहना चाहती हैं। क्या उनको ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री की चाह थी? मुख्यमंत्री की चाह किसको नहीं होती है। अच्छा, लेकिन केजरीवाल भी तो अन्ना हजारे को धोखा देके ही मुख्यमंत्री बना। अच्छा, तो उनको भी चाह थी कि मैं सत्ता में आऊं और देश का प्रधानमंत्री बनूं, पहले मुख्यमंत्री बनूं उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनूं। तो केजरीवाल जैसा, देखिए वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो दिमाग के बहुत तेज हैं, वो दिमाग के तेज हैं, लेकिन लालच तो सबको होती है। अच्छा, ठीक है, पद की, गरिमा की, अपना रौब का। केजरीवाल जैसे बोलते थे कि मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह सुविधा नहीं लूंगा, लेकिन देख लीजिए अभी शीश महल का मुद्दा कुछ महीने पहले था, इतना बड़ा बिल्डिंग मुख्यमंत्री के लिए बन रहा है, तो सबको चाह होती है। तो केजरीवाल भी एक हम लोग के तरह ही एक आम मनुष्य है, सिर्फ वो आईएएस अधिकारी थे, हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्यों नहीं, अगर मुझे भी ऑफर दिया गया तो हम भी सोचेंगे, अगर मौका मिला तो हम भी मुख्यमंत्री बन जाए, चाह तो सबको होती है। केजरीवाल जब इतना बड़ा मंच मिल गया, आप देखे होंगे बैक में अन्ना हजारे मंच तैयार किया, अन्ना हजारे को आगे रख के, और उस मंच का फायदा उठा के केजरीवाल आज दिल्ली का मुख्यमंत्री। कितना शॉर्टकट रास्ता केजरीवाल ने तैयार किया अपने और तुरंत कुछ ही सालों में, साल 2-4 सालों में ही वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। किसी भी नेता का इतना फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा।
अच्छा, मतलब प्रेम जी, हमने आपने हमें कीमती वक्त दिया, जी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जी। हम लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि आपसे हम 1-2 बार और मिलेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं समय देने के लिए। जी, जी। और एक बार आपके चारों तरफ जो बगीचा है और आम कुछ लगे हुए हैं, तो मतलब इसके लिए भी मतलब आपको हम आप ही के ऊपर मतलब देना चाहते हैं कि इतना सजा के रखें आप अपना जगह देखिए, को। वैसे भी बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आम के लिए प्रख्यात प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। जर्दालू आम यहाँ का जाता है। जर्दालू आम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को वगैरह को भेजा जाता है और विशेष तौर पे ऑर्डर आता है इस चीज का, और यहाँ से भेजा भी जाता है। तो आम के लिए तो खैर तो भागलपुर आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए जी। प्रेम जी, हम आपसे फिर मिलेंगे। और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम इनसे राजनीति के बारे में पूछते रहेंगे और सही जानकारी, सटीक जानकारी लेते रहेंगे। और आगे के लिए धन्यवाद।